हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे हिंदी, और हिंदी में अंतिम क्लास में हमने बात करी थी समास के बारे में। क्या बात करी थी हमने कि समास, हमने बात करी एक तो कि समास कहते किसे हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक तरह से पास लाने का क्या मतलब है कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों हमने आगे बात करी कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। क्या बात करी हमने? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ, या फिर क्या कह देंगे हम? निकट लाना। निकट लाना, किसको निकट लाना? तो किसको निकट लाना? दो पद होते हैं समास में। क्या होते हैं? दो पद। तो हम निकट किसको लाएंगे? तो हम निकट लाएंगे पूर्व पद व उत्तर पद को। पूर्व पद व उत्तर पद को निकट लाने की प्रक्रिया समास कहलाएगी। पूर्व पद को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रथम पद। पूर्व पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद। और उत्तर पद को क्या कहेंगे? दूसरा पद। दूसरा पद। ठीक है दोस्तों, तो समास की प्रक्रिया किसके मध्य होती है? तो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, या फिर प्रथम पद या फिर दूसरे प्रथम पद और दूसरे पद के मध्य में समास की प्रक्रिया होती है। ये बात भी हम कर चुके हैं। हमने एक और बात करी कि समास युक्त पद समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद। क्या कहलाता है? समास युक्त पद समस्त पद, या फिर उसी को क्या कहेंगे? सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। ये भी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एक और दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात करी कि जो समास है ना, वो समास के भेद कितने हैं? तो समास के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद थे दोस्तों? तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद थे। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और दोस्तों मैंने आपको ये भी इजी तरीके से याद रखने के लिए बताया एक क्रम कि हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। फिर हमने बात करी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर हमने बात करी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और हमने उसके बाद में बात करी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो पद की प्रधानता के आधार पे हमने बात करी कि ये 4 समास होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये किसके आधार पे होते हैं? पद की प्रधानता के आधार पे 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद, या हम इसी को क्या कहेंगे? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान। तो जिस समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। जिस समास में दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद या फिर हम उसी को क्या कहेंगे? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है, वो समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, मतलब उत्तर पद भी प्रधान होगा और पूर्व पद भी प्रधान होगा, वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और जिस समास में न तो उत्तर पद, न ही दूसरा पद, बल्कि न तो पूर्व पद, न ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रदान होता है, पद प्रदान होता है, वो होता है आपका कौन सा? अन्य पद प्रदान वाला बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, और अब हमारे माइंड में बात आ रही है कि फिर तो अपने 2 समास और बच गए। वो कौन से? एक तो है कर्मधारय समास। कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास। और एक है अपना द्विगु समास। तो फिर ये कहां गए? द्विगु समास ये कहां गए? तो ये कहीं पे भी नहीं गए। इन दोनों में भी होता है उत्तर पद प्रधान। क्या कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। और इन दोनों को, जो ये पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद मानते हैं, वो विद्वान इन दोनों को तत्पुरुष समास का उपभेद मानते हैं। क्या मानते हैं? तत्पुरुष समास का उपभेद मानते हैं। किसको? कर्मधारय समास और द्विगु समास को। अगर हम ऐसे ही 6 भेदों के बारे में बात करें तो 6 भेद कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, ये 6 भेद है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है? तो पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास 4 भेद है। और कर्मधारय और द्विगु समास किसके उपभेद है या फिर किसके भेद है? तो तत्पुरुष समास के इस भेद है कर्मधारय समास और फिर द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अपनी जो अंतिम क्लास थी उसमें अव्ययी भाव समास के बारे में बात कर चुके हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होगा,
पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, अव्यय या फिर अविकारी होगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। हमने तत्पुरुष समास के बारे में भी बात करी कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। किसका लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप। लेकिन विभक्ति चिन्हों में भी किसको, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन जो विभक्ति है उसको छोड़कर, कर्ता और संबोधन जो प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में और संबोधन में भी वैसे प्रथमा विभक्ति होती है, इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो 6 विभक्ति चिन्ह हैं उनके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे का जो समास है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम आज अगला समास लेने वाले हैं अपना कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर तत्पुरुष अपने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास जो पढ़ना है तो आप हमारी पिछली जो वीडियो है उसको जाके आप देखो, वहां से आपको अच्छे तरीके से वो समास समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिस समास में विशेषण विशेष या फिर विशेष, जिस समास में विशेषण विशेषण उपमान उपमेय या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे है कि जिस समास में विशेषण विशेष 4 कंडीशन बनेगी दोस्तों, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि जिस समास में विशेषण विशेष या फिर विशेष विशेषण या फिर उपमान उपमेय या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो, वो समास अपना कौन सा समास होता है, तो वो समास होता है अपना कर्मधारय समास। विशेषण विशेष का संबंध कैसे, कि प्रथम पद विशेषण हो, प्रथम पद क्या हो दोस्तों, विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष हो, दूसरा पद क्या हो दोस्तों, विशेष हो। तो फिर विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण किसे कहेंगे, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष किसे कहेंगे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, जैसे क्या है दोस्तों, काला घोड़ा, तो इसमें काला क्या है, काला दोस्तों इसमें विशेषण है, काला इसमें विशेषण है और घोड़ा इसमें क्या है, विशेष है। तो अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो फिर वहां पे अपने कौन सा समास होगा, तो वहां पे समास हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको एक ध्यान रखनी है एक बात, कि विशेषण विशेष में भी संख्यावाची विशेषणों को छोड़कर, संख्यावाची विशेषणों को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि वो संख्यावाची विशेषण होने पे अपना द्विगु समास होता है। वहां पे पहला पद जो संख्यावाची होता है उसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। तो फिर यहाँ पे विशेष अपने संख्यावाची विशेषणों को छोड़ के बाकी के जो विशेषण होंगे, विशेषण विशेष का संबंध होगा, वहां पे अपने कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। और दोस्तों अगर हम कंडीशन की बात करें कि इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, तो अपनी इसमें और कंडीशन बन सकती है विशेष विशेषण। विशेष विशेषण मतलब कि पहला पद विशेष हो, दूसरा पद विशेषण हो। जैसे पहला पद अगर विशेष कर दूं मैं इसी में, तो क्या हो जाएगा, घोड़ा काला, घोड़ा काला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला पद घोड़ा क्या है, इसमें विशेष आ गया, घोड़ा क्या आ गया, विशेष आ गया। दूसरा पद काला क्या है, विशेषण है। अगर विशेष पहले आ जाए विशेषण बाद में आए तो भी अपने दोस्तों कौन सा समास होगा, तो भी अपने कौन सा समास होगा, तो भी अपने जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है दोस्तों, और इनके समास विग्रह क्या हो जाएगा, जैसे काला घोड़ा, तो क्या होगा, काला है जो घोड़ा, काला है जो घोड़ा। ठीक है, घोड़ा काला, तो इसमें भी यही होगा, काला है जो घोड़ा, सेम इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि अपने उपमान उपमेय, एक कंडीशन क्या बन सकती है इसमें, उपमान उपमेय। ठीक है दोस्तों, उपमान उपमेय, ये
कंडीशन समझने से पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें कि उपमान क्या होता है। अपने उपमान क्या होता है, तो उपमान किसे कहेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं उपमान के बारे में, और हम फिर बात करेंगे किसके बारे में, उपमेय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, उपमेय के बारे में। उपमान किसे कहेंगे, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वो दोस्तों क्या होता है, उपमान होता है। यानी कि जो हमारे सामने अप्रस्तुत होगा, हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, जिससे तुलना की जाए, अप्रस्तुत, वो उपमेय उपमान होता है। उपमेय किसे कहते हैं, तो जिसकी तुलना की जाए। भाई जिसकी हम तुलना करेंगे ना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, मतलब कि जिसकी हम तुलना करेंगे वो हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो जो प्रस्तुत है वो तो होता है उपमेय, जो अप्रस्तुत है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो क्या होता है, उपमान। दोस्तों आप उपमान में 90%, कितने परसेंट, 90% उपमान प्रकृति की कोई चीज होती है। क्या होती है, प्रकृति की कोई वस्तु होगी। और जो ये उपमेय है, उपमेय 90%, कितने परसेंट, 90% कोई मानव शरीर का कोई अंग होगा, मानव का अंग होगा। क्या होगा, मानव का अंग, क्योंकि हम अंगों की तुलना प्रकृति के किसी भी चीज से करेंगे। जैसे देखो दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूं कि मेरे पास एक शब्द है चंद्रमुख। क्या है, चंद्रमुख। अब आप इसमें से देखो उपमेय क्या है और उपमान क्या है, इसमें समास वैसे कौन सा है, तो इसमें समास कौन सा है ये तो हम आगे बात करने वाले हैं। चंद्रमुख, अब देखो हमारे सामने चंद्रमा है या मुख है, हमने मुख की तुलना चंद्रमा से करी या चंद्रमा की तुलना मुख से करी, तो हम चंद्रमा की तुलना नहीं करेंगे। चंद्र तो क्या है, अनुपम है। हम उपमा देंगे किसको, मुख को चंद्रमा की उपमा देंगे। तो हमारे सामने मुख है और सुंदर मुख है, तो हमने उसको चंद्र कहा है, तो फिर हमारे सामने जो मुख है वो क्या है, अपने उपमेय होगा। मुख क्या है, इसमें उपमेय है, और चंद्र क्या है, इसमें उपमान है। चंद्र क्या है, इसमें उपमान है, क्योंकि हमारे सामने मुख है और हमने मुख को इस क्या कह दिया है, चंद्र कह दिया है। मुख को इस क्या किया है, चंद्र का है। अगर ये उपमान उपमेय का जो संबंध आ जाता है, क्या आता है दोस्तों, अगर उपमान उपमेय का जो संबंध आता है, तो फिर हम बीच में जब समास वगैरह करेंगे तो हम बीच में क्या लगाएंगे, उपमान उपमेय। तो इसमें क्या है, ये उपमान उपमेय है ना। अगर उपमान उपमेय आता है तो हम बीच में लगाते हैं के समान। क्या लगाते हैं, के समान, और के समान लगा के, और इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो अपने अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। तो क्या होगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। और इसमें अगर अलंकार पूछ ले आपके, तो अपने अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें अपने अलंकार हो जाएगा उपमान अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसमें, उपमा अलंकार होता है। तो ये तो आपको अलग से अलंकारों के बारे में हम जब कभी भी बात करेंगे उस समय बात करने वाले। अलंकार वैसे अपने नहीं लगते हैं, किसी के हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य से अगर कोई स्पेशल तैयारी कर रहा है तो उसको अलंकारों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उपमान उपमेय, उपमान पहले आता है, उपमेय बाद में आता है। तो आप बीच में क्या लगाओगे दोस्तों, के समान लगाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समास वगैरह करते समय। आगे हम बात करें कि गुरुजी हमारे तो क्या आ गया कि पहले आ गया उपमेय, पहले क्या आ गया, उपमेय आ गया, और उसके बाद में पहले आ गया हमारे उपमेय, पहले आया अपने उपमेय, और उसके बाद में आया उपमान, उसके बाद में क्या आया, उपमान। तो हम जब समास वगैरह करते हैं ना, तो बीच में लगाएंगे हम रूपी। क्या लगाएंगे, रूपी। और यहाँ पे जो अलंकार होगा वो होगा अपना रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है। वो तो हम अलंकारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसमें बात हो जाएगी। जैसे अभी हमने बात करी ना, क्या बात करी हमने, अभी हमने ये बात करी चंद्रमुख। इसमें क्या है, उपमान पहले है, उपमेय बाद में है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, उपमान किसे कहेंगे, जिससे तुलना की जाए। देखो हमने यहाँ पे मुख की तुलना किससे करी, चंद्र से करी, तो चंद्र यहाँ पे क्या है, उपमान है। और उपमेय किसे कहेंगे, जिसकी तुलना की जाए। हमने तुलना किसकी करी, मुख की करी, तो मुख क्या है यहाँ पे, उपमेय है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो उपमेय उपमेय उपमान, तो बीच में क्या लगाएंगे, रूपी लगाएंगे। जैसे वहां पे हमने करा चंद्रमुख, मैं यहाँ पे कर दूं मुख चंद्र। शब्द क्या ले लिया मैंने, मुख चंद्र।
मुख चंद्र। ठीक है दोस्तों, तो बताओ इसमें हमारे सामने प्रस्तुत क्या है? हमारे सामने प्रस्तुत क्या है? मुख है। तो जो प्रस्तुत होता है वो क्या होता है दोस्तों? उपमेय होता है। और जो हमारे सामने अप्रस्तुत होता है, जिससे हम तुलना करते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? उपमान होता है। तो उपमान, उपमेय रूपी उपमान, समास विग्रह क्या हो जाएगा? उपमेय रूपी उपमान। तो मुख चंद्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मुख रूपी चंद्र। क्या हो जाएगा? मुख रूपी चंद्र। मुख रूपी चंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख रूपी चंद्र। ठीक है, तो ये तो हमने अभी ये इस बात करी है कि कर्मधारय समास में क्या क्या कंडीशन बन सकती है। हमने सिर्फ ये बात करी कि कर्मधारय समास में क्या क्या कंडीशन बनती है। तो कर्मधारय समास में एक तो अपने कंडीशन बनती है कि विशेषण विशेष्य का संबंध आ सकता है, एक अपने विशेष विशेषण का संबंध आ सकता है, और फिर एक अपने उपमान उपमेय का संबंध आ सकता है। अगर उपमान उपमेय का संबंध आता है तो के समान लगाओगे, विशेषण विशेष का संबंध आता है तो काला है जो लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे? है जो लगा के हम उसका समास विग्रह करेंगे। और अगर अपने क्या कंडीशन बनती है? उपमेय उपमान की जो कंडीशन बनती है, तो हम बीच में क्या लगाएंगे दोस्तों? रूपी लगाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उदाहरण, तो ये चार कंडीशन बनेगी, और अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, फिर आपके समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत होने वाला नहीं है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे मेरे पास में एक शब्द है पुत्र रत्न। मैं कुछ एक बार शब्द लिख देता हूं, फिर उन शब्दों का हम क्या करेंगे दोस्तों? समास विग्रह करने वाले हैं। सिंधु हृदय, सिंधु हृदय, देहलता, देहलता, चरण कमल, चरण कमल, क्रोधाग्नि। अभी ये बहुत हार्ड उदाहरण लिए हमने, ठीक है, और हम पहले उपमान उपमेय वाले इनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है अपने? क्रोधाग्नि। और देखिए हम अगर इनके उदाहरणों के बारे में, तो अपने और है नीरज नयन, नीरज नयन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम एक बार इनका क्या कर लेते हैं? समास विग्रह कर लेते हैं। पुत्र रत्न, सिंधु हृदय, देह लता, चरण कमल, क्रोधाग्नि, नीरज नयन। पहली बात तो कोई पूछे कि इन सबके अंदर कौन सा समास होगा, तो इन सबके अंदर समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुलना कर रखी है किसी की किसी के। ठीक है, एक उपमेय है, एक उपमान है। ठीक है, लेकिन उसमें समास विग्रह कैसे होगा उसके बारे में भी हमें पता लगाना है, क्योंकि हमने समास विग्रह में भी क्या बात करी कि उपमान, उपमान अगर पहले आता है तो बीच में क्या लगाएंगे? के समान। उपमान के समान उपमेय, उपमेय। ठीक है, और अगर पहले अपने क्या आता है दोस्तों? उपमेय आता है, तो हम क्या लगाएंगे? उपमेय रूपी उपमान, उपमेय रूपी उपमान। ठीक है, तो अब हम इनका समास विग्रह इस हिसाब से करते हैं। बीच में के समान, उपमान पहले है तो उपमेय पहले है, तो बीच में रूपी लगेगा। अब आप यहाँ पे देखो, पुत्र रत्न हमारे सामने उपस्थित क्या है? क्या हमारे सामने पुत्र है या फिर रत्न है? किसी के जैसे कोई बच्चा है, बहुत गुणवान है, बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी बच्चा है, तो वो नहीं कहते कि उसके पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति रत्न की हुई या फिर पुत्र की हुई? तो प्राप्ति किसकी हुई? पुत्र की हुई, और पुत्र को इस क्या माना है? रत्न माना है। तो बताओ यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित क्या है? तो हमारे सामने अगर हम उपस्थित की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने उपस्थित पुत्र है, और जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। और रत्न की तो हमने पुत्र की तुलना करी रत्न से, तो रत्न क्या है दोस्तों? उपमान है। तो कंडीशन क्या बन गई दोस्तों? पहले क्या आया? उपमेय आया, और फिर उसके बाद में क्या आया? उपमान आया। तो हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे? पुत्र रूपी रत्न। क्या करेंगे? पुत्र रूपी रत्न। ठीक है, ये अगर समास विग्रह पूछ ले पुत्र रत्न का, तो पुत्र रूपी रत्न। और इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास इसमें आपके हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने आगे है, अगला क्या है? सिंधु हृदय। सिंधु हृदय हमारे सामने उपस्थित क्या है? सिंधु है या फिर हृदय है? जैसे कोई विशाल हृदय वाला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उदारता दिखा के बड़े हृदय की बात करता है, तो उसको फिर कहते हैं यार इसका तो सिंधु हृदय है, मतलब सिंधु जो सागर है ना उसके समान हृदय है। तो फिर हमारे सामने उपस्थित क्या है? हृदय उपस्थित है। क्या उपस्थित है? हृदय। तो हृदय क्या है दोस्तों? यहाँ पे उपमेय है। उपमेय क्या है? हृदय। और यहाँ पे सिंधु क्या है? उपमान है। क्या है यहाँ पे? उपमान है।
सिंधु क्या है दोस्तों, यहाँ पे उपमान है। एक सेकेंड दोस्तों, सिंधु क्या हो जाएगा, अपना उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब पहले उपमान आ गया, उसके बाद में उपमेय आया। तो दोस्तों आप समास विग्रह करोगे तो क्या लगाओगे, के समान लगाओगे। क्या लगाओगे, के समान। तो फिर इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, सिंधु के समान हृदय। क्या होगा, सिंधु के समान हृदय। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और कर्मधारय समास है इसमें। देहलता, देहलता, देहलता। और हिंदी साहित्य की जो आपकी कविता वगैरह आप कुछ भी पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से इन अलंकारों का प्रयोग होता है। देहलता, हमारे सामने देह है या लता है। जैसे कोई कोमल शरीर वाली कोई महिला है, कोई नायिका है, तो उसके लिए कहते हैं ना कि देहलता। देह का मतलब होता है शरीर, लता से उसकी शरीर की क्या कर दी, तुलना कर दी। तो हमारे सामने उपस्थित क्या है, हमारे सामने उपस्थित देह है। तो फिर देह क्या है, यहाँ पे उपमेय है। देह क्या है दोस्तों, उपमेय। और लता क्या है, उपमान है। लता क्या है दोस्तों, उपमान है। तो उपमेय उपमान आ गया, उपमेय उपमान। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, देह रूपी लता, देह रूपी लता। ठीक है, और बीच में रूपी लग रहा है तो इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ पे के समान लग रहा है तो अपने कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। देह रूपी लता। और समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, कर्मधारय समास। कौन सा समास इसमें, कर्मधारय समास। अब देखो चरण कमल, हमारे सामने चरण है या कमल है। कोई छोटे बच्चे होते, क्या भाई साहब आपके चरण कमल यहाँ पड़े, हम तो पवित्र हो गए, कोई कहता कि नहीं कहता। तो कमल नहीं होते हैं, होता कौन है, चरण। उसके पैर पड़े और पैरों को क्या बता दिया, कमल बता दिया। तो फिर चरण क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो चरण है वो उपमेय है। चरण क्या है दोस्तों, चरण यहाँ पे उपमेय है। चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। चरण को ही कमल बता दिया है तो उपमेय रूपी उपमान क्या हो जाएगा, चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। और समास कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। क्रोधाग्नि, देखो एक प्रश्न और यहां से, आजकल कंपटीशन का अलग ही ट्रेंड चल रहा है, यहां से ये कि ये उदाहरण है और मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूं। अगर क्वेश्चन लिखूं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में, किस शब्द में संधि व समास दोनों है, संधि व समास दोनों है, समास दोनों है। और आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों, एक प्रश्न लिख दिया मैंने, किस शब्द में संधि व समास दोनों है। पुत्र रत्न, सिंधु हृदय, देहलता, चरण कमल, क्रोधाग्नि और नीरज नयन। और क्या है, नीरज नयन। तो दोस्तों किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो क्रोधाग्नि में संधि और समास दोनों है। इसके संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्रोध प्लस अग्नि, क्रोध प्लस अग्नि, क्रोध प्लस अग्नि। ये इसकी अंतिम वर्ण क्या है, अ। इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ। सजात मिलके उसी जाति का क्या बना है, बड़ा बना है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो पूर्व पद क्या है, क्रोध। पूर्व पद क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्रोध। और द्वितीय पद क्या है, यहाँ पे अग्नि है। द्वितीय पद दोस्तों क्या है, यहाँ पे अग्नि है। तो बताओ अब इसका समास विग्रह क्या होगा, मतलब अपने क्रोध है, अपने सामने अग्नि है। भाई किसी को क्रोध आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्रोधाग्नि में जल रहा है। तो वास्तव में कोई आग थोड़ी लग रही है क्या, वहां नहीं लग रही है। तो क्रोध होता है, उसी क्रोध को हमने अग्नि माना है। उपस्थित क्या है, क्रोध है। तो क्रोध दोस्तों क्या है, उपमेय है। और अग्नि क्या है, यहाँ पे उपमान है। अग्नि क्या है, उपमान है। तो क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी, क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि इसका समास विग्रह हो जाएगा। नीरज नयन, नीरज, नीर प्लस ज, नीर में जो जन्म लेता है वो कौन, नीरज पर्यायवाची किसका दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। और नयन पर्यायवाची किसका दोस्तों, आंख का पर्यायवाची है। भाई आंख है उसका पर्यायवाची है नयन। ठीक है, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये आंख के पर्यायवाची है। अब हमारे सामने उपस्थित क्या है, कमल है या फिर किसी की आंख है। किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, उसको कहते हैं तो नीरज नयन है। राजीव लोचन, राजीव भी किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। और लोचन भी किसका पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची है। इसी का समानार्थी एक और होता है राजीव लोचन। ठीक है, तो नीरज नयन, नीरज अपने आंखें हैं वो हमारे सामने उपस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आंखें क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। आंखें क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। और नीरज यहाँ पे क्या है दोस्तों, उपमान है। नीरज क्या है, उपमान है। अब उपमान पहले आ गया, उपमेय बाद में, तो हम बीच में क्या लगाएंगे, के समान लगाएंगे। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, नीरज के समान नयन, नीरज के
समान नयन, नीरज के समान नयन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, अपने अव्ययीभाव समास इसमें भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके, उपमान और उपमेय के बारे में। मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है दोस्तों, क्योंकि आजकल अधिकांश समास तो लगभग बता देते हैं बच्चे, लेकिन समास विग्रह में वो हमसे गलतियां करवा लेता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से भली भांति पता चलना चाहिए। उपमान किसे कहेंगे, तो दोस्तों सिंपल शब्दों में आपको यहां से समझना है, जिससे तुलना की जाए, जिससे भी तुलना कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और वो जो हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने अप्रस्तुत होगा। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई ना, मैंने आपको बताया कि जो 90% जो उपमेय होगा वो मानव शरीर के अंग होंगे। क्या होंगे दोस्तों, मानव शरीर के अंग होंगे। देखो पुत्र रत्न, उपमेय पुत्र है, मानव है। ठीक है, सिंधु हृदय, हृदय क्या है दोस्तों, मानव अंग है। देह लता, देह शरीर का पर्यायवाची उपमेय है। चरण कमल, चरण देखो उपमेय है, मानव अंग है। क्रोधा अग्नि, क्रोध मानव को अंदर आता है, ये उपमेय है। ठीक है, क्रोध। नीरज नयन, नयन क्या है दोस्तों, मानव अंग है और ये उपमेय है। और प्रकृति की कोई चीज देख लो, रत्न है, सिंधु है, ठीक है, लता है, कमल है, अग्नि है, इधर नीरज है और इधर वापस अग्नि है। तो प्रकृति की जो चीज होती है ना दोस्तों, कोई भी चीज वो अपने क्या होती है, उपमान होती है। और कोई भी मानव शरीर या अंग कहीं पे भी आता है वो उपमेय होता है। आपको ये चीज भी दोस्तों क्या करनी है, याद रखनी है। और हम कर्मधारय समास के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। अब हम विशेषण विशेष वाले उदाहरणों के बारे में बात करें तो देखो दोस्तों, अपने पास एक शब्द है सुविचार। सुविचार, देखो सु क्या है, सु क्या है, तो सु एक उपसर्ग है। सु क्या है, उपसर्ग है। सु क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। ठीक है, और विचार और सु उपसर्ग का अपने अर्थ क्या होता है, अच्छा। अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है। अब देखो दोस्तों, एक और चीज आपको समास विग्रह करते समय ये ध्यान रखनी है, कम से कम हमें जो पर्यायवाची शब्द है ना उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया। ठीक है, तो सुविचार, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, सु है जो विचार। क्या होगा, सु है जो विचार। लेकिन हम समझने के लिए आप भले कोष्टक में लिख दो सु का मतलब क्या है यहाँ पे। अच्छा, सु एक उपसर्ग है। वैसे उपसर्ग का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, क्यों कि उपसर्ग अपने आप में शब्द नहीं होते, बल्कि उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, शब्दांश होते हैं। जब हम हिंदी में उपसर्गों के बारे में बात करेंगे उस समय हम बात करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं, और हिंदी में किस किस भाषा के उपसर्गों के बारे में बात होती है। मैं आपको उपसर्ग बहुत शॉर्ट तरीके से उपसर्ग पढ़ाने वाला हूं कि अपने हिंदी में 22 तो संस्कृत के उपसर्ग चलते हैं, फिर कुछ एक अपने हिंदी भाषा के उपसर्ग चलते हैं और कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग चलते हैं। मैं संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उनको भी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। बताता हूं मैं आपको कैसे 22 उपसर्ग आपको चुटकियों में याद होंगे। अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दूर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वि, सु, सम। ये अपने 22 हिंदी संस्कृत के उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो हम बात करेंगे अपने जो उपसर्गों की क्लास में। सुविचार, सु मतलब होता है क्या, अच्छा। सु है जो विचार, सु है जो विचार, सुविचार का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सु है जो विचार। ठीक है दोस्तों, तो सुविचार कौन सा समास है यहाँ पे, तो हम दोस्तों समास है कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। मुझे बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा समास पढ़ रहे हैं, अभी हम कर्मधारय समास के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सुविचार, सु है जो विचार। बहुसंख्यक, 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 ठीक है, बहुसंख्यक। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, बहुत हैं जो संख्या में, बहुत हैं जो संख्या में, संख्या में, बहुत है जो संख्या में। और कौन सा समास है अपने, कर्मधारय समास। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, अल्प, अल्प का मतलब कम, अल्प है जो संख्या में, अल्प है जो संख्या में, संख्या में क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक। ठीक है दोस्तों, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि क्या हो जाएगा, भाई बुद्धि की विशेषता हो गई कि वो मंद है, कमजोर है। मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, मंद है जो बुद्धि। और अपने कौन सा समास है दोस्तों इसमें, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। सुपदेश,
सुपदेश। देखो दोस्तों सु इसमें क्या है, उपसर्ग है। देखो एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी आती है। फिर आप पूछोगे गुरुजी यहाँ पे बड़ी मात्रा कैसे आई, तो यहाँ पे तो संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, सु प्लस उपदेश, सु प्लस उपदेश, तो छोटा ऊ मिलके क्या बन गया दोस्तों, बड़ा ऊ बन गया। वापिस वही वाला प्रश्न यहाँ पे लागू हो जाता है, किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो अपने सुपदेश में संधि और समास दोनों है। तो फिर यहाँ उपसर्ग में वापिस मात्रा छोटी सी आएगी, सु है जो उपदेश, सु का यानी अच्छा है, सु है जो उपदेश, उपदेश। लाल मिर्च, लाल मिर्च क्या हो जाएगा समास विग्रह, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। महात्मा इसमें वापस संधि भी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, अगर विशेषण विशेष का संबंध आता है तो आप बीच में क्या लगाओगे, है जो लगाओगे, क्या लगाओगे, है जो, महान है जो आत्मा। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, क्या हो जाएगा अपने महापुरुष, उसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बात करें तो सुपुत्र, सुपुत्र, सु है जो पुत्र, सु का मतलब अच्छा। कुपुत्र, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो कुपुत्र, कु का मतलब होता है बुरा, यह आएगा कुत्सित, कुत्सित, कुत्सित यानी बुरा होता है, बुरा है जो पुत्र, पुत्र की विशेषता हो जाएगी कि वो क्या है, कुत्सित है, यानी कि वो क्या है, बुरा है, कुत्सित है जो पुत्र, कुपुत्र। अमृत वाणी, अमृत वाणी, देखो दोस्तों अब इसका क्या समास विग्रह होगा, अमृतवाणी, ये वापिस विशेषण विशेष का संबंध नहीं है इसमें, इसमें क्या है, उपमान उपमेय, उपमेय उपमान का संबंध आ गया, अलंकारों वाली बात है। अमृतवाणी हमारे सामने उपस्थित क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, वाणी उपस्थित है या फिर अमृत उपस्थित है। तो दोस्तों कोई अमृत नहीं हमारे सामने, कोई मीठा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, हम उसको कहते हैं कि इसकी तो अमृत वाणी है, बहुत अच्छा बोलता है, तो हमारे सामने वाणी है, तो वाणी क्या है यहाँ पे, उपमेय है, वाणी क्या है, उपमेय है, और अमृत यहाँ पे क्या है, उपमान है, अमृत क्या है दोस्तों, उपमान है, तो फिर क्या हो जाएगा, उपमान के समान उपमेय, तो क्या होगा, अमृत के समान वाणी, अमृत के समान वाणी, क्या हो जाएगा, अमृत के समान वाणी, अमृत वाणी, अमृत के समान वाणी, अमृत वाणी। वचना अमृत, वचना अमृत, वापिस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि हो जाएगी, क्या होगी संधि, वचन प्लस अमृत, वचन प्लस अमृत। अब बताओ हमारे सामने उपस्थित वचन है या फिर अमृत है, तो किसी का जो वचन है हमने उसको अमृत के समान बताया है, तो वचन उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, उपमेय, और अमृत क्या हो जाएगा, उपमान, क्योंकि अमृत हमारे सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपमेय उपमान आया, उपमान उपमेय होने पे तो बीच में के समान लगाते हैं, हमने अभी बात करी, उपमान उपमेय होने पे हम बीच में क्या लगाते हैं दोस्तों, के समान लगाते हैं, हम बीच में क्या लगाते हैं, के समान। उपमान उपमेय, ये यहाँ पे सिंधु के समान हृदय, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उपमान के समान उपमेय, उपमेय रूपी उपमान, तो अपने पहले क्या आ गया है, उपमेय पहले आया है, उपमेय पहले आया है, तो क्या आएगा इसमें, उपमेय वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसके उदाहरणों के बारे में बात करें तो अपने और उदाहरण क्या हो सकते हैं, सूक्ति, सूक्ति, सुशासन, सुशासन, सद्विचार, सुशासन, सद्विचार, सद्गति, सद्गति। ठीक है, इनके करते देखो, सूक्ति, उक्ति का मतलब होता है क्या, विचार, तो सूक्ति का क्या हो जाएगा, सु मतलब क्या है, अच्छा,
सु है जो उक्ति, और उक्ति का मतलब क्या है दोस्तों? विचार। ठीक है, और कौन सा समास है अपने? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सुक्ति, सु है जो उक्ति, सुशासन, सु है जो शासन, सु है जो शासन, सुशासन कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सदविचार, सदविचार देखो इसमें भी वापिस संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का यहाँ पे नियम लगा है, ये द बना है ना, द तीसरा बना, त थ द, द तीसरा है, तो तीसरा किससे बनता है? पहले से बनता है। व्यंजन संधि का मैंने आपको पहला नियम बताया कि पहले के बाद 3-4 अंतस्वर आए तो पहले का तीसरा बनेगा। तो ये जो पहला है इसको वापिस हम क्या करेंगे दोस्तों? तीसरा है इसको वापिस पहला करेंगे, तो इसके समास वगैरह क्या हो जाएगा? सत प्लस विचार। सत प्लस विचार कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सत्य का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब क्या है? सत्य। पर हम पर्यायवाची लिखने से क्या करना है? हमें बचना है, जैसा शब्द में आया हो वैसे इस यहाँ पे लिखना होता है। तो फिर क्या लगेंगे? सत है जो विचार, सत है जो विचार, सदविचार, सत है जो विचार। और अपने कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? इस पे कौन सा समास? कर्मधारय समास। सदगति क्या हो जाएगा? सत है जो गति, इसमें भी व्यंजन संधि है। सत है जो गति, और यहाँ पे भी अपने कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे भी अपने समास हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे भी अपने समास है कौन सा? कर्मधारय समास। तो हमने ये बात करी अपने महत्वपूर्ण कर्मधारय समास के जो उदाहरण थे उनके बारे में। और दोस्तों ऐसे अगर हम उदाहरणों की बात करें तो और बहुत सारे इसमें उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हरा सगन, हरा सगन, ठीक है, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख। देखो दोस्तों दोनों हरा और सगन, हरा सगन जंगल, ये दोनों ही विशेषण है, दोनों ही क्या है? विशेषण है। पीला जरद, पीला जरद विशेष उदाहरण, इनका ध्यान रखना। ठीक है, इनके समास विग्रह क्या होंगे? हरा सगन, जो हरा है जो सगन है, क्या होगा? जो हरा है जो सगन है, क्योंकि इनके बाद में ये विशेषण है, क्या है? दोनों हरा सगन जंगल, हरा सगन जंगल, तो जंगल की विशेषता बता देंगे फिर ये। तो हरा सगन, तो ऐसा जंगल जो हरा भी है जो सगन भी है, जो हरा है जो सगन है। ठीक है, कौन सा समास है यहाँ पे? तो कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। लाल सुर्ख क्या होगा? जो लाल है जो सुर्ख है, जो लाल है, जो लाल है जो सुर्ख है, जो सुर्ख है। ठीक है, अगर दोनों ही विशेषण आ गए साथ में तो आप दोनों तरफ जो लगाओगे, जो लाल है जो सगन है, इस प्रकार आप उसका जो लाल है जो सुर्ख है, पीला जरद, जो पीला है जो जरद है, जो पीला है, जो पीला है जो जरद है, जो पीला है जो जरद है। और इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये हमने बात करी कर्मधारय समास के जो कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उनके बारे में हमने बात करी है। दोस्तों विशेषण विशेष वाले उदाहरण आप आसानी से कर लोगे, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप और भी उदाहरणों के बारे में बात करें, लेकिन आप जो उपमान उपमेय वाले जो उदाहरण है इनके बारे में आपको स्पेशल दोस्तों याद रखना है। और याद भी आप क्या रखना है? उपमान किसे कहते हैं? तो जिससे तुलना की जाए, उपमान अप्रस्तुत। और उपमान 99% प्रकृति की चीज, या मैंने 90% बताया पर आप 99% ले लो, क्या होगा? प्रकृति की चीज। और जो उपमेय होगा वो 99% क्या होगा दोस्तों? मानव अंग होगा। और जो अपने मानव अंग अपने सामने होंगे उन्हीं की हम क्या करेंगे? किसी से तुलना करने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली अपने कर्मधारय समास के बारे में। अब हम अपने अगले समास के बारे में बात करेंगे, और अपना अगला समास हम लेने वाले हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास लेंगे? द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो कि हम द्वंद्व समास कहेंगे किसे? तो मैंने आपको पहले परिभाषा बताई कि द्वंद्व समास किसे कहेंगे? जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, उसे, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व
समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। फिर हम दोस्तों आगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण आप नोट करके लिखोगे, क्या बात है वो? द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होगा समाहार द्वंद्व, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पहचान ध्यान रखनी है कि कहां पे इतरेतर द्वंद्व होगा, कहां पे वैकल्पिक द्वंद्व होगा और कहां पे समाहार द्वंद्व होगा। तो दोस्तों इतरेतर द्वंद्व कहां होगा? जहां पे आप बीच में क्या आएगा? और, एव, तथा। आप बीच में अगर इनका जो लोप कर रहे हो तो वहां पे आपके क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व कहां हुआ? जहां पे आदि इत्यादि, बीच में क्या आएगा समास विग्रह करते समय? आदि इत्यादि जहां पे भी आएगा वहां पे अपने क्या होगा? समाहार द्वंद्व होगा। और वैकल्पिक द्वंद्व कहां होगा? जहां पे या अथवा बीच में आता है, वहां पे कौन सा द्वंद्व होगा दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता रखनी है, क्योंकि हम द्वंद्व समास में और, एव, तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि इन्हीं का लोप करके हम समास करते हैं, और अगर हम समास विग्रह करते हैं तो हम इन्हीं को बीच में लगाते हैं। अब आप जहां पे भी और, एव, तथा लगा रहे हो तो वहां पे इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, ऐसे ही नहीं लगाना है। हमने समास की पहले ही बात करी कि समास किसे कहते हैं? दो पदों को ठीक तरह से पास लाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप हर कहीं और तथा लगा दोगे, आपकी मर्जी करी वहां आप आदि लगा दोगे, आपकी मर्जी करी वहां आप या अथवा लगा दोगे। या अथवा आप कहां लगाओगे? जहां पे दो विपरीत चीजें हो, अगर विलोम शब्द है दोनों एक दूसरे के तो या अथवा लगेंगे। दोस्तों दोनों समान चीजें हैं तो उसमें और लगेगा, जैसे माता पिता, माता और पिता। हम अभी बहुत सारे उदाहरणों के बारे में बात करने वाले, वहां से आपको ये द्वंद्व समास में उसमें कौन सा भेद होगा ये आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों हम उदाहरणों के बारे में। जैसे कि अपना एक उदाहरण है माता पिता, बहुत चिर प्रचलित उदाहरण है माता पिता। ठीक है, तो दोनों प्रधान है, माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान। तो इसका समास विग्रह दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार मैं बहुत सारे शब्द लिख देता हूं, चलो। माता पिता, राधे श्याम, भाई बहन, सीताराम, हाथ पैर, सत्यासत्य, हाथ पैर, सत्यासत्य, उमाशंकर, सत्यासत्य, उमाशंकर, दाल रोटी, दिन रात। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक शब्द है, ये शब्द द्वंद्व समास के, और हम इन शब्दों के अब क्या करने वाले हैं दोस्तों? समास विग्रह करते हैं। और कौन सा होगा? किसमें इतरेतर होगा, किसमें वैकल्पिक होगा, या फिर किसमें कोई दूसरा समास होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो माता पिता, अब आप बताओ माता या पिता आएगा, माता पिता आदि आएगा। जैसे कोई कहे कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो क्या है उसका अर्थ? क्या है कि या तो माता की करनी चाहिए या पिता की करनी चाहिए, या माता पिता दोनों की करनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सा अर्थ क्या है? माता पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम दोनों की सेवा करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता।
क्या हो जाएगा, माता और पिता। अब बीच में और आया है तो दोस्तों कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास है, माता और पिता। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कौन, राधा, श्याम किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है, तो राधे श्याम, राधा और श्याम, तो राधे और श्याम, राधे और श्याम, राधे और श्याम कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास है। भाई बहिन, भाई बहिन, भाई और बहिन, भाई और बहिन, आप इसमें तथा लगाओ ए लगाओ दोनों सही है, इसमें कुछ नहीं, इतरेतर ही होगा हर हाल में, भाई तथा बहिन, भाई एवं बहिन, ये दोनों तो सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें भी सेम इतरेतर द्वंद्व। सीता राम, क्या होगा, सीता और राम, सीता और राम, सीता तथा राम, सीता एवं राम भी सही है। हाथ पैर, यहां देखो दोस्तों, अब यहां पे क्या होगा, हाथ और पैर करेंगे, हाथ या पैर करेंगे, क्या करेंगे, जो सिंपल सा अर्थ इसका जो होता है ना वही सुनना चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हम अपनी मर्जी से, अब आप यहां लगा दो हाथ पैर है, अब आप हाथ पैर में हाथ और पैर लगाओ, हाथ पैर आदि लगाओ, या फिर हाथ या पैर लगाओ, क्या लगाओगे तुम बताओ, क्या हो सकता है, ठीक है। हाथ पैर, देखो हमसे जो गलती होगी ना, हाथ पैर सबको पता है, हाथ पैर में द्वंद्व समास है, किसी के भी गलत नहीं होगा, अभी तक प्रश्न भी यहीं से पूछा गया है। लेकिन अगर एग्जामिनर एक स्टेप आगे बढ़ाना, हम हाथ पैर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उसने समास विग्रह भी पूछ लिया और समास विग्रह में सारे हाथ और पैर, हाथ या पैर, हाथ पैर आदि, अगर ऐसे करके उसने ऑप्शन दे दिए तो तीनों ही समास विग्रह करोगे, उसमें द्वंद्व समास तो हो रहे होंगे, लेकिन फिर कौन सा सही है कौन सा गलत, इसका पता कैसे लगाओगे। तो दोस्तों हमें सिंपल से इसके उदाहरण, हमें इजी वे में इसको समझना है। हाथ पैर, जैसे किसी की लड़ाई हो गई और वो ये कहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो दोस्तों अगर वो कोई ये कहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और उसका अगर अर्थ ये हो या तो हाथ तोड़ूंगा या पैर तोड़ूंगा, तो कौन सा जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। लेकिन ये नहीं होता है, हाथ या पैर नहीं होता है। कोई कहता है हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो इसका मतलब क्या, वो सामने वाला या तो हाथ तोड़ेगा या पैर ही तोड़ेगा, क्या वो सिर नहीं फोड़ सकता, क्या वो सिर भी फोड़ सकता है। इसका मतलब हाथ और पैर भी नहीं होगा। यहाँ पे हाथ पैर कहने का मतलब शरीर के संपूर्ण अंग है। हाथ पैर कहने का मतलब क्या है, शरीर के संपूर्ण अंग। आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी ने कहा कि आप अपने हाथ पैर बचा के चले, तो इसका मतलब हाथ पैर बचाने सिर्फ माथा नहीं बचाना है, क्या माथा भी बचाना होता है। तो फिर इसका इसमें कौन सा हो जाएगा, शरीर के संपूर्ण अंग। तो आप क्या लगाओगे बीच में, आदि लगाओगे, क्या लगाओगे, आदि लगाओगे। तो फिर हाथ पैर आदि क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, हाथ पैर आदि, हाथ पैर आदि, ठीक है दोस्तों। आदि आ रहा है तो कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास कौन सा है, समाहार द्वंद्व। सत्यासत्य, देखो दोस्तों सत्यासत्य, अगर हम आप इसके टुकड़े करोगे ना, यहां से दीर्घ स्वर संधि, क्या निकलेगा, सत्य प्लस असत्य। तो देखो दोस्तों दोनों ही चीजें, ये असत्य का विलोम होता है सत्य, सत्य का विलोम होता है असत्य, दोनों विपरीत चीजें आ चुकी है। या तो कोई चीज सत्य हो सकती है या कोई चीज असत्य हो सकती है। तो यहाँ पे तो विकल्प हो गए ना, तो वैकल्पिक द्वंद्व है, क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य। क्या होगा इसका समास विग्रह, सत्य या असत्य। और फिर इसके कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा समास है यहाँ पे, वैकल्पिक द्वंद्व समास। सत्यासत्य, वैकल्पिक द्वंद्व समास। उमा शंकर, उमा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, पार्वती जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का। और शंकर शिव का पर्यायवाची है। तो दोनों पति पत्नी है, तो दोनों प्रधान है, उमा और शंकर। क्या हो जाएगा, उमा और शंकर, उमा शंकर। और अपना समास कौन सा है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। दाल रोटी, ठीक है दोस्तों, वापिस बहुत बढ़िया शब्द, ठीक है, दाल रोटी। अब इसमें क्या होगा,
किसी ने कहा कि दाल रोटी क्या क्या कर रहे हो आजकल, क्या कुछ नहीं यार दाल रोटी मिल रही है। कोई कोई कमाने के बारे में पूछ ले कि कितना कमा लेते हो, तो अमूमन आंसर होता है कि दाल रोटी चल जाती है। क्या चलती है? दाल रोटी चल जाती है। क्या इसका मतलब दाल रोटी उसको दाल मिल रही है और रोटी मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है क्या? नहीं दोस्तों, दाल रोटी का मतलब यह है कि उसकी पूरी घर गृहस्थी। दाल रोटी चलने का मतलब क्या हो जाएगा? पूरी घर गृहस्थी। तो घर गृहस्थी इसमें पूरी आ रही है, तो दाल या रोटी भी नहीं हो सकता, सिर्फ दाल और रोटी भी नहीं हो सकता है। क्या होगा? दाल रोटी आदि, क्योंकि दाल रोटी का मतलब यहां पे क्या होगा? उसकी पूरी घर गृहस्थी। तो क्या होगा? दाल रोटी आदि। दाल दाल रोटी दाल अरे दाल रोटी आदि। ठीक है दोस्तों, आदि या इत्यादि लगा रहे हैं तो फिर अपने कौन सा समास हो जाएगा? अपने समाहार द्वंद्व। कौन सा है? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व। ठीक है, दिन रात। ठीक है दोस्तों, दोनों विपरीत चीजें आ गई, तो या तो दिन हो सकता है या रात हो सकता है, दिन या रात, दिन या रात। ठीक है दोस्तों, या आया तो कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा समास है दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम और उदाहरणों के बारे में बात करें कि अपने द्वंद्व समास के कौन से और उदाहरण हो सकते हैं, तो अपने और उदाहरण है जैसे लोटा डोर। लोटा डोर, लोटा डोर। अहरनिश, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, अहरनिश। अभी बात करने वाले हैं और हमने इसकी बात कर ली है, संधि में भी हमने इसके बारे में बात करी है। हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ 25 25 25 1 2 1 2 बाप दादा, बाप दादा, बहू बेटी, बहू बेटी, फूल पत्ते, फूल पत्ती, फूल पत्ती, फूल पत्ती, नॉन तेल, नॉन तेल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि इसमें कैसे इसका समास विग्रह इनका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करें इनके बारे में। लोटा डोर। ठीक है, क्या होगा इसका? लोटा डोर, तो क्या होगा? लोटा या डोर? नहीं, लोटा या डोर हो ही नहीं सकता, या तो लोटा या डोर थोड़ा होगा, दोनों साथ में भी तो हो सकते हैं। लोटा या डोर नहीं हो सकता, लोटा डोर आदि और लोटा और डोर। तो जब किसी के पास लोटा और डोर होता है तो उसको कहते हैं लोटा और डोर, तो दोनों अलग अलग चीजें साथ में आ जाएगी। तो क्या होगा? लोटा और डोर, लोटा और डोर इतरेतर द्वंद्व। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। लोटा और डोर। अहरनिश, बहुत बढ़िया उदाहरण है दोस्तों। देखो एक बार मैं इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि हमने इसके बारे में बात कर ली संधि के अंतर्गत। मैंने आपको संधि में, व्यंजन संधि में लास्ट नियम बताया था कि अहन के बाद में अगर र आता है तो अहन का अहो हो जाता है। जैसे हमने बात करी अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। अहन के बाद में अगर र आता है तो अहन का अहो होता है, और हमने ये क्या लिखा था इसके बारे में? अहोरात्र। क्या लिखा? अहोरात्र। और इसमें व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। लेकिन अहन के बाद में र को छोड़कर कुछ भी आता है, अहन प्लस निशा, र को छोड़कर कुछ भी आता है तो अहन का अहर हो जाता है। क्या लिखा था हमने? अहन का अहर हो जाता है। तो फिर अहर हुआ और इसमें आगे अहन लगने से आ का स्वर लोप होगा और शब्द क्या बनेगा दोस्तों? अहरनिश। क्या शब्द बना? अहरनिश। शब्द बन गया अहरनिश। तो दोस्तों यहाँ पे मेन शब्द अहन है, और अहन किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। जैसे अपने नहीं होता सप्ताह, सप्ताह, इसमें भी दोस्तों अगर हम इसके टुकड़े करें तो इसके टुकड़े क्या होंगे दोस्तों? सप्त प्लस
अहन निकलता है, सप्त प्लस अहन, ये बीच में यहाँ पे न का लोप हो गया, न का क्या हो जाता है यहाँ पे लोप हो गया, इसलिए यहाँ पे अ नहीं है, सप्ताहन नहीं है, बाकी यहाँ पे सप्ताहन होना चाहिए पर न का लोप हो गया। यहाँ पे क्या है, सप्त प्लस अहन, अहन किसका पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची है, और सप्त का मतलब क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 दिनों के समूह को क्या कहेंगे दोस्तों, सप्ताह कहेंगे। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। तो अहरनिश, तो अहरनिश क्या है दोस्तों यहाँ पे अपना, अहरनिश, एक सेकेंड, अहरनिश क्या है अपना यहाँ पे, अहरनिश, ठीक है। तो अहर, अहर किससे बना है ये दोस्तों, अहन से बना है, ये अहर किससे बना है, अहन से बना है, और अहन किसका पर्यायवाची है, अहन दिन का पर्यायवाची है। और निश क्या है यहाँ पे, निश का मतलब है यहाँ पे निशा से है, निश का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, निशा से है। और निशा किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों यहाँ पे निशा पर्यायवाची किसका, रात का पर्यायवाची है। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों क्या आ चुके हैं, दिन और रात आ चुके हैं, और दिन और रात दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा, अहन या निशा, अहन या निशा, अहन या, अहन या निशा। और कौन सा समास है दोस्तों, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व, अहन या निशा। लाभ हानि, देखो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, तो या तो लाभ होगा या हानि होगी, हानि, हानि लाभ, तो क्या होगा, हानि या लाभ, हानि या लाभ। कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। 25, देखो दोस्तों कि सर आप तो कह रहे थे कि संख्यावाची आने पे क्या होगा, अपने द्विगु समास होता है। हाँ, संख्यावाची आने पे द्विगु समास होता है, लेकिन द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा होना चाहिए, यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज आए तो आप उसमें समास विग्रह कैसे करोगे, तो समास विग्रह करोगे 25, तो इसके समास विग्रह होंगे 5 और 20, क्या होगा, 5 और 20, 5 और 20। अब आप किसी के भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी संख्या बन सकती है, 21, 1 और 20। इसमें पर एक बात ध्यान रखना, जो छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है, जो छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है। इसमें भी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 1 से लेकर 9 तक संख्या है, और उनके 2 के 1 से लेकर 10 तक संख्या है, और उनके 2 के गुणज को छोड़कर, उनके जो 2 के गुणज है उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होगा। उनके गुणज को किससे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या ये छोड़नी है, फिर इनके 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 10 को छोड़ना है, 20 को छोड़ना है, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, 80 90 100 को, इन सबको छोड़कर बाकी की जो भी संख्या है उन सब में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे कोई आपको कहे 61, तो 60 और 1, 55, 5 और 50, 65, 60 और 5 और 60, 35, 5 और 30, ऐसे उनके क्या हो जाएंगे, समास विग्रह हो जाएंगे। तो 25 में क्या होगा, 5 और 20, और अपना कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। 1 2, अब फिर यहां पे कैसे होगा भाई, के सर अभी तो आपने कहा कि 10 तक तो संख्या छोड़नी है, लेकिन ये दोनों संख्या साथ में आ गई ना। आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, जैसे कि आप किसी अगर व्यक्ति को बुला रहे हो कि 1 2 व्यक्ति आ जाओ, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हमारा, या तो 1 आओ या फिर 2 आओ, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 1 या 2, 1 या 2, क्या हो जाएगा, 1 या 2, 1 या 2। ठीक है, तो फिर यहां पे या आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। बाप दादा, ठीक है, कोई कहता है कि मैं तो मेरे बाप दादा की कमाई खा रहा हूं, तो बाप दादा कैसे, या तो बाप या दादा, बाप दादा नहीं, पीढ़ियों से अपने पूर्वजों की जितनी भी कमाई है वो सब आ जाएगा। तो बताओ फिर इसमें क्या आएगा, बाप या दादा, बाप और दादा, बाप और दादा सिर्फ बाप दादा से, बाप दादा आदि, मतलब जितने भी पूर्वज है उन सब की, तो क्या हो जाएगा, बाप दादा आदि, बाप दादा आदि। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहु बेटी, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहु बेटी। जैसे कोई कहता है कि हमें बहु बेटी की रक्षा करनी चाहिए, क्या कहता है कि हमें बहु बेटी की रक्षा करनी चाहिए, तो दोस्तों हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे, बहु या बेटी,
या तो बहू की करनी चाहिए या बेटी की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम या करें तो इस हिसाब से गलत हो जाता है। बहू और बेटी की, बहू की रक्षा करनी चाहिए और बेटी की रक्षा करनी चाहिए। किसी की बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बहन की भी रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब बहु बेटी का मतलब क्या हो गया, बहु बेटी आदि। मतलब प्रत्येक महिला पुरुष जो भी है, हम जिसकी सहायता कर सकते हैं हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। बहु बेटी आदि, या फिर बहु बेटी आ रहा है भले हमें प्रत्येक महिला की रक्षा करनी चाहिए। बहु बेटी आदि, बहु बेटी। एक और दोस्तों यहाँ पे इस बहु में मात्रा बड़ी आएगी, क्योंकि छोटी आती है तो वो बहुत अधिक के योग में आता है, और बहु एक स्त्री बोधक है और स्त्री बोधक में हमेशा मात्रा बड़ी आती है। तो फिर क्या हो जाएगा, बहु बेटी आदि, बहु बेटी आदि, बहु बेटी आदि। आदि आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। फूल पत्ती, सेम ऐसा कैसा, जैसे कि हमें कोई कहता है गार्डन में, आपने देखा होगा बगीचों में अमूमन लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे फूल पत्ती तोड़ना मना है, फूल पत्ती तोड़ना मना है। इसका मतलब क्या, हम डाली तोड़ दें? या फिर यह ऐसा है कि या तो फूल तोड़ो या पत्ती तोड़ो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फूल और पत्ती तोड़ना मना है, डाली तोड़ सकते क्या, डाली भी नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब क्या है, फूल पत्ती इत्यादि या फिर आदि, फूल पत्ती इत्यादि। क्या हो जाएगा, फूल पत्ती इत्यादि, फूल पत्ती इत्यादि। कौन सा समास हो जाएगा इसमें, फूल पत्ती इत्यादि समाहार द्वंद्व। नॉन तेल, नॉन तेल, नॉन का मतलब होता है नमक और तेल का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई कहता है ना, कोई जैसे बाकी बातें करता है उसको कहता है अरे जा अभी तुझे नहीं पता है, अभी तुझे पता तब चलेगा जब तुझे नॉन तेल के भाव पता चलेंगे। नॉन तेल का मतलब होता है घर गृहस्थी की सामग्री। तो यहाँ पे या नॉन या तेल भी नहीं हो सकता, सिर्फ नॉन और तेल के बारे में बात नहीं होती है। कोई कहता है नॉन तेल के भाव पता चलना, इसका मतलब घर गृहस्थी की या फिर वास्तविकता का अनुभव होना। तो नॉन तेल का मतलब घर गृहस्थी की पूरी सामग्री आ गई। तो फिर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन तेल, नॉन तेल आदि या फिर इत्यादि। और इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अपने समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है। वो चीज अपने क्या है, यह है कि अगर आपके कहीं पे भी सार्थक शब्द के साथ में अगर एक निर्थक शब्द आता है तो भी वहां पे द्वंद्व समास होता है। कैसे होगा, सार्थक शब्द के साथ में अगर निर्थक शब्द आए तो भी कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। एक बात आप नोट डाल के लिखो, नोट, सार्थक शब्द के साथ, सार्थक शब्द के साथ अगर कोई निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द के साथ अगर कोई निरर्थक शब्द आए तो भी द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, सार्थक शब्द के साथ में निर्थक शब्द, निर्थक शब्द का मतलब जैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो शब्द क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो आप, जैसे आपके अमूमन घर पे मेहमान आए होंगे और बड़े बुजुर्ग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि चाय वाय पी लो, चाय वाय कहते ना, चाय वाय पी लो। अब हमने उनको चाय तो पिला दी, क्या आपने कभी उनको वाय पिलाई, क्या वाय तो नहीं पिलाई, हमें वाय के बारे में तो पता ही नहीं होता। कोई मेहमान और फिर वो कहते भाई वाय लेके आ, तूने तो कहा था मैं तो चाय वाय, तो मैं तो वाय भी पीऊंगा। तो वाय क्या होता है, वाय निर्थक है, वाय निर्थक है, वाय का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसे सार्थक के साथ में निर्थक शब्द आता है तो उस निर्थक शब्द को जब आप समास वगैरह करो उसमें छोड़ दोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाय आदि। चाय आदि का मतलब कि चाय के साथ में बिस्किट वगैरह वो ये हैं, और आदि आ रहा है इसके साथ में, तो फिर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपने समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस। अब पड़ोस तो होता है दोस्तों, अड़ोस यहाँ पे क्या है, निर्थक है, तो सार्थक शब्द लिखना है आपको, सिर्फ पड़ोस आदि, पड़ोस आदि। कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अपने समाहार द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चाय वाय, अड़ोस पड़ोस, रोटी सोटी, रोटी सोटी, तो रोटी तो खाते हैं, सोटी क्या होता है कि रोटी सोटी खा लो। ठीक है, तो रोटी इत्यादि, रोटी
इत्यादि। निर्थक शब्द को छोड़ना है। और यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा अपने, कौन सा समास हो जाएगा, तो अपने समास होगा कौन सा, द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी अपने आज कर्मधारय समास और द्वंद्व समास के बारे में बात करी। और हम पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें हम अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बात कर चुके। तो दोस्तों अब अपने दो समास और बचे, एक तो बहुवीर्य समास और एक अपने बचा है कौन सा, द्विगु समास। इन दोनों समास के बारे में दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको अच्छे तरीके से दोनों समास समझ में आ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो प्लीज आप पहले तो क्लास को पूरी देखें, आप स्किप कर करके नहीं देखें। अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आपको निसंदेह 100% कहता हूं मैं, आपको क्लासें समझ में आएगी। और क्लासें भी एक क्लास के से दूसरी क्लास जुड़ी हुई है। तो आपको एक क्लास, अगर आप जैसे ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपको ये क्लास देखने से इस काम नहीं चलेगा। इससे जो पहले वाली क्लास है समास का जो अपना एक भाग है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हम इस चैनल पर संधि को हमने शुरू से स्टार्ट करा है। हमने संधि में वर्ण विचार टॉपिक बिल्कुल विस्तार से वर्ण विचार के बारे में बात करी, फिर हमने संधि के बारे में बात करी, बहुत विस्तार से हमने संधि के सारे नियमों को पढ़ा है। फिर उसके बाद आज हम समास के बारे में बात करी हमने। अब अपने समास में दो समास और बचे, हम उनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बात करेंगे। तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।